नमस्कार। 741वीं कड़ी 741st एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज की इस कड़ी में उनके खत और आप। मैं खत बाबूजी साहब का 21 नवंबर साल 1954, नवंबर 21, 1954। प्रिय बिटिया, प्रसन्न रहो। तुम्हारे 2 खत 13 नवंबर व 16 नवंबर का मिला। तुम्हारा हाल डॉक्टर सिन्हा ने मैं दवा के भेज दिया। दवा वो तुम्हें लिख के गए होंगे, इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात जो तुम्हारे मर्ज को बिल्कुल अच्छा कर सकती है वो ये कि तुम्हारा इरादा बन जाए कि तुम अच्छी हो रही हो और सब मर्ज दूर हो रहे हैं। एक बात जो तुम्हारे मर्ज को बिल्कुल अच्छा कर सकती है वो है कि तुम्हारा इरादा बन जाए कि तुम अच्छी हो रही हो और सब मर्ज दूर हो रहे हैं। तुम इसका ध्यान 1 आध घंटे रोजाना किया करो। ऐसा अगर तुम लगातार कर गई तो कोई मर्ज नहीं जो आराम ना हो जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करना शुरू कर दोगी और इसे लगातार करती रहो। इससे 1.5 महीने में सब शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैंने पिछले 2 खतों में अपनी बीमारी से जो फायदा सत्संगियों को लिखा है और दुनिया छोड़ने के बाद जो लाभ सत्संगियों को होता है वो भी लिख दिया है। अब एक बात पिछले खत में तो लिख चुका हूं, मुख्तसर इसमें भी लिख देता हूं ताकि बात पूरी हो जाए। टीचर अगर हायर कैलिबर का है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कायम ही करना पड़ता है। टीचर अगर हायर कैलिबर का है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव कायम ही करना पड़ता है। अगर उसके शिष्यों में से उसके जिस्म छोड़ते वक्त कोई तैयार नहीं है तो उसे इंतजार करना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने एक लेख देखा है कि एक महात्मा ने अपनी दुनिया से जाने के 150 साल बाद अपना रिप्रेजेंटेटिव कायम किया था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तुम्हें मालूम ही है कि महासमाधि लेने के कितने दिनों बाद अपना प्रतिनिधि स्थापित किया, और जब उनको मिशन में उनकी तबीयत के मुताबिक आदमी न मिला तो अपना कनेक्शन दूसरी संस्था से जोड़कर कायम कर दिया। बात क्या है कि कुल ताकत को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि गुरु की कमाई जो वास्तव में गुरु है, क्योंकि गुरु की कमाई सब यहीं रह जाती है और जब कोई इस योग्य नहीं मिलता तो कहीं स्टोर कर देते हैं। अब इसके मायने ये हुए कि गुरु की जिंदगी में ही शिष्यों को इस योग्य बन जाना चाहिए कि उसमें से किसी एक को अपना प्रतिनिधि सिलेक्ट कर सकें। मैंने तो अपना हाल ही अपनी डायरी में लिखा है कि समर्थ गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ ने जब महासमाधि ली तो मुझे ऐसा भान समाधि लेने के बाद ही हुआ जब कुल ताकत एकदम से अंदर व बाहर अनुभूति होने लगी। मैं ये समझ गया कि यह हालत ट्रांसफर की हुई है। उसके बाद ही महासमाधि लेने की खबर हुई। इसको एब्जॉर्ब करने में मेरी सब नर्व्स गड़बड़ हो गई और सख्त बीमारी के बाद जो नसों की गड़बड़ होने की वजह से थी, इसको अपने अंदर रख सका। अब उनकी कमाई तो मेरे पास है और मेरी जो कुछ कमाई है वो भी है। गोया गुरु की दी हुई चीज को मैंने बढ़ाया ही है, घटाया नहीं। अब मेरे बाद ये भी कहीं ट्रांसफर होगी और इसकी मुझे फिक्र भी रहती है कि इस वक्त तक कोई अभ्यासी मालूम नहीं होता कि कुल ताकत बर्दाश्त कर सके, इसलिए कि लोग ऐसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मुझे भी सालों इंतजार करना पड़े।
बादम बरसरे मतलब, यानी अब मतलब की बात पर आता हूं। रिप्रेजेंटेटिव में कुल कमाई दाखिल हो जाती है और फिर उसके जरिए से इनिशिएटेड मेंबर्स को हिस्सा रसीदी पहुंचती है। रिप्रेजेंटेटिव में कुल कमाई दाखिल हो जाती है और फिर उसके जरिए से इनिशिएटेड मेंबर्स को हिस्सा रसीदी पहुंचती है। ताकत का केंद्र तो रिप्रेजेंटेटिव ही रहता है और उससे इंटर कम्युनियन से अपने गुरु से रहना लाजमी है। ताकत का केंद्र रिप्रेजेंटेटिव ही रहता है और उससे इंटर कम्युनियन अपने गुरु से रहना लाजमी है ताकि वो उनके आज्ञा अनुसार उनका काम चला सके और उनके हुक्म की पाबंदी दूसरे लोग भी कर सकें और डिसाइपल्स को भी अगर काफ़ी तरक्की कर चुके हैं कि सिर्फ उनके मुताल्लिक इशारे मिलते रहें। और जिस हालत पर रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा हुआ है दूसरे सत्संगी भी पहुंच सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि वह अपने गुरु की शक्ति का केंद्र होता है और गुरु उसमें खुद लय होता है। ये गुरु के जाने के बाद का फायदा है। ये पैराग्राफ मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव में कुल कमाई दाखिल हो जाती है और फिर उसके जरिए से इनिशिएटेड मेंबर्स को हिस्सा रसीदी पहुंचती है। ताकत का केंद्र रिप्रेजेंटेटिव ही रहता है और उससे इंटर कम्युनियन अपने गुरु से रहना लाजमी है ताकि वो उनके आज्ञा अनुसार उनका काम चला सके और उनके हुक्म की पाबंदी करे, दूसरे लोग भी कर सकें और डिसाइपल्स को भी अगर काफ़ी तरक्की कर चुके हैं कि सिर्फ उनके मुताल्लिक इशारे मिलते रहें। और जिस हालत पर रिप्रेजेंटेटिव पहुंचा हुआ है दूसरे सत्संगी भी पहुंच सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना रहता है कि वह अपने गुरु की शक्ति का केंद्र होता है और गुरु उसमें खुद लय होता है। ये गुरु के जाने के बाद का फायदा है। चौबे जी की हालत जानकर खुशी हुई और भाई मैं तो 2-3 साल से सिर पटक रहा हूं मगर मेरे बूते कुछ न हो सका। जब मालिक की मर्जी हुई तो उनका संस्कार उदय हुआ और वो एक अच्छी हालत पर खड़े हो गए। मगर सत्संग और मेहनत उन्हें बराबर करते रहना चाहिए। ईश्वरीय प्रेम से सरोकार रखें जो बार बार याद करने से हो सकता है। तुमने अपने 13 नवंबर के खत में जिस चीज के लिए लिखा है कि एक तरह से सेंक सा रहता है, ये एक किस्म की हालत है जो प्रेम से पैदा होती है और जब प्रेम निखरता है तब इस बात का ध्यान होता है। मुर्दापन जो आता रहता है उसके मायने ये हैं कि जो हालत आने वाली है ख्वाह कितने ही दिनों में आए उसी कैफियत का अंदाज है और ये मुर्दापन की कैफियत लय अवस्था का अगर स्थायी हो जाए तो अच्छी स्टेज है। साधारण हालत रहना एक अच्छी हालत है और ये आत्मा से निस्बत रखती है। स्थिरता का ना समझ में आना ये उससे भी ऊंची हालत है। चुप रहना इसलिए अच्छा लगता है कि खामोशी में आनंद का भान होता है और इस कारण बोलने की फुर्सत नहीं होती। तुमने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि सब रंग मिल मिलाकर एक सफेद रंग बन जाता है मगर उसमें एक ऐसा रंग है जिसका पता नहीं चलता। ये रंग जिसका तुम्हें पता नहीं चलता ये असलियत का तलछट है और समझने के लिए डॉन कलर कहा जा सकता है। अब 16 नवंबर का जो खत है उसमें कोई बात जवाब देने लायक मालूम नहीं होती, बस ये कि मालिक अगर रमा हुआ हो तो कुछ अनुभूति नहीं, इसके मायने ये कि वो चीज़ मौजूद है जो इन दोनों के ख्याल बांध लेने से एहसास होती है। मेहमान जब घर में आ जाता है तो उसका इंतज़ार नहीं किया जाता। तुम्हारे जेड पॉइंट की सैर अब मुझे खत मालूम होती है मगर बहुत हल्के हल्के और डिम तरीके पर हुई है, इसलिए तुम्हें उसका अंदाज नहीं मिल सका। ऊंचे स्थानों की सैर
ऐसी ही हुआ करती है। अभ्यासी को चाहिए कि जब ऊंचे स्थानों की सैर शुरू हो जाए तो अपने ख्याल को उस तरफ चिपकाए रखे ताकि उसमें एब्जॉर्बेंसी हो जाए और उसका मास्टर बन जाए। अब मैं इस स्थान के बारे में सोचूं कि इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, तब मैं आगे बढ़ाऊंगा। कमी नहीं रही होगी, मगर फिर भी सोच विचार कर तय कर लेना है। मैंने जौनपुर जाने का 6 दिसंबर की शाम का इरादा कर लिया है। पेट की तकलीफ पहले से कम है, फिर भी ज्यादा है। सांस की तकलीफ करीब करीब ठीक है। जौनपुर जाने से 3-4 रोज पहले मैं इसकी डॉक्टर से दवा लेकर खा लूंगा, जो थोड़ा बहुत फायदा कर जाती है। खर्च का लिहाज करते हुए दर्द बर्दाश्त कर रहा हूं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूं। मैंने 18 नवंबर को 12:30 बजे दिन के तुम में कुछ थकान होना महसूस किया। मैंने उसको उसी वक्त दुरुस्त कर दिया, शायद तुमने भी उसका एहसास किया हो। ये सैर करने से पैदा हो जाती है और उन अभ्यासियों को पैदा होती है जो तेजी से रास्ता तय करते हैं। यह थकान भी मुबारक चीज है। क्यों? क्योंकि ये उसके तेज चलने की खुशखबरी देता है। मगर यह जरूर है कि जब तक थकान रहती है तब अभ्यासी को सैर और सफर नहीं कर मिलता। इसलिए ये टीचर का काम है कि जहां थकान मालूम हो उसको फौरन दूर कर दे ताकि उसका वक्त जाया ना हो। 27 नवंबर को तुम्हारे चाचा इलाहाबाद से प्रोविंशियल एसोसिएशन में आ रहे हैं और 28 नवंबर को चले जाएंगे। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र।